Hello everyone, welcome to Free Academy. This is Vartika. I hope you all are doing very well. आप सभी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही होगी और आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ सेल बायोलॉजी का क्वेश्चन सीरीज PYQ सीरीज। तो आई होप आप सभी सेल बायोलॉजी का अच्छे तरीके से रिवीजन करके आए हैं। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है important site for formation of glycoprotein and glycolipid। तो इसका ऑप्शन है गोल्जी एपरेटस, प्लास्टिड्स, लाइसोसोम, वैक्यूल्स। ठीक है, तो इसका आंसर होगा गोल्जी एपरेटस। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द ऑस्मोटिक एक्सपेंशन ऑफ सेल केप्ट इन वाटर इज चीफली रेगुलेटेड बाय। ऑस्मोटिक एक्सपेंशन है सेल का, वो किससे रेगुलेट किया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, प्लास्टिड्स और राइबोसोम्स। तो ये वैक्यूल्स से ये जो है ये रेगुलेट किया जाता है। ये हमारे CBSE AIPMT 2014 के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है। फिर थर्ड क्वेश्चन पे जब हम चलते हैं तो माइक्रोट्यूब्यूल्स आर कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किस किस से मिलके बनी होती हैं? ठीक है, तो हमें बतानी है। ऑप्शंस हैं स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। सेंट्रियोल्स, स्पिंडल फाइबर्स एंड क्रोमेटिन। फिर है सेंट्रोसोम्स, न्यूक्लियोसोम्स एंड सेंट्रियोल। लास्ट ऑप्शन है सीलिया, फ्लैजिला एंड पेरोक्सिसोम। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर पेरोक्सिसोम है, ये माइक्रोट्यूब्यूल से नहीं बने, तो ऑप्शन डी हमारा गलत होगा। वहीं न्यूक्लियोसोम में भी कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, तो ऑप्शन सी भी गलत होगा। और क्रोमेटिन के अंदर भी कोई माइक्रोट्यूब्यूल नहीं होता, तो हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है स्पिंडल फाइबर्स, सेंट्रियोल्स एंड सीलिया। ये माइक्रोट्यूब्यूल से बने होते हैं। ठीक है, इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन है माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर, दो स्टेटमेंट्स हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स और सेकेंड है फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिल एंड दे कंटेन DNA बट लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट? हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो इसके अंदर ये सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनिल्स होते हैं, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। और ये प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिल्स से डिवाइड होते हैं और इनके अंदर DNA भी होता है, बट ये बोला है कि बट दे लैक प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी। बट ये प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी इनके अंदर होती है, इनके पास DNA होता है और ये खुद के प्रोटीन्स का भी सिंथेसिस कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पास प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी होती है, तो सेकेंड ऑप्शन है ये गलत है। तो फर्स्ट इज ट्रू एंड सेकेंड इज फॉल्स, तो बी ऑप्शन हमारा सही होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन 5th पे चलते हैं। तो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स फाउंड इन प्लांट सेल वैक्यूल्स। प्लांट सेल वैक्यूल्स के अंदर वाटर सॉल्युबल पिगमेंट्स मिलते हैं, वो कौन सा पिगमेंट होता है जो कि वाटर सॉल्युबल है? क्लोरोफिल, कैरोटिनॉइड, एंथोसाइनिन, ज़ैंथोफिल। तो हमारा एंथोसाइनिन है वो वाटर सॉल्युबल पिगमेंट होता है, बाकी सारे लिपिड सॉल्युबल पिगमेंट्स होते हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन 6 है व्हाट इज ट्रू अबाउट राइबोसोम। हमें इनमें से ट्रू स्टेटमेंट को चूज करना है। तो फर्स्ट है द प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS वेयर S स्टैंड फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और these are composed of ribonucleic acids and proteins. They are found only in eukaryotic cells. These are self-splicing introns of some RNA molecules. ठीक है, तो इसके अंदर ये बोला है प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स आर ATS, तो ATS नहीं होते, प्रोकैरियोटिक राइबोसोम्स 70S के होते हैं और ये S जो होती है ये सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट ही होता है। ऑप्शन फर्स्ट गलत होगा क्योंकि इसमें ATS बोला है। दीज आर कंपोज्ड ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड्स एंड प्रोटीन्स, तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा क्योंकि ये राइबोन्यूक्लिक एसिड्स और प्रोटीन से मिलके बने होते हैं। और दीज आर फाउंड इन ओनली इन यूकैरियोट्स, सिर्फ यूकैरियोट्स में ही थोड़ी होते हैं, क्योंकि हमने देखा कि राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। ठीक है, और यूकैरियोट्स में भी होते हैं।
प्रोकैरियोट्स के अंदर 70s होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s टाइप के राइबोसोम्स होते हैं। अब ये जो 70s है ये 30s और 50s में डिवाइडेड रहते हैं, और ये 80s है ये 40s और 60s में डिवाइड होते हैं। ये इनकी स्मॉल सब यूनिट होती है, ये लार्ज सब यूनिट होती है। वहीं ये यूकैरियोट्स वालों की स्मॉल सब यूनिट होती है और ये लार्ज सब यूनिट होती है। ठीक है, तो इतनी सब बातें जानने के बाद हम कह सकते हैं कि ये ओनली यूकैरियोट्स में तो नहीं होते, प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। और दीज आर सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स ऑफ सम आरएनए, ये सेल्फ स्प्लाइसिंग इंट्रोन्स नहीं होते सभी कुछ आरएनए के अंदर। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अ मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का फॉर्मेशन कहाँ होता है? RER, SER, सिम्प्लास्ट और न्यूक्लियोप्लाज्म। इनके अंदर इनमें से SER स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इनके अंदर होता है लिपिड्स का फॉर्मेशन। अगर पूछ लिया जाए कि यहाँ पे लिपिड्स की जगह की प्रोटीन्स का सिंथेसिस कहाँ होता है, तो हमारा ऑप्शन 1 सही होगा, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ ER। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मैच द फॉलोइंग एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। हमें करेक्ट आंसर बताना है इनको मैच करके। तो कॉलम 1 में ए है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल के बारे में इनमें से क्या सही होगा? तो सेंट्रियोल्स हैं ये बेसल बॉडी ऑफ सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। फिर क्लोरोफिल, क्लोरोफिल थाइलेकोइड मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। क्रिस्टी, क्रिस्टी क्या होते हैं? इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया की। जब माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन इनफोल्डिंग करती है तो वो क्रिस्टी बनाती है, तो वही इनफोल्डिंग है माइटोकॉन्ड्रिया की। और राइबोजाइम्स, राइबोजाइम्स न्यूक्लिक एसिड्स होते हैं। जब आरएनए के पास कैटालिटिक प्रॉपर्टी आ जाए तब वो आरएनए एंजाइम की तरह बिहेव करने लग जाता है, उसको हम बोलते हैं राइबोजाइम। तो ये एक न्यूक्लिक एसिड होता है जो कि आरएनए होता है। ठीक है, तो इससे हम देख सकते हैं ए का 4, ए में 4, तो ए में 4 है तो सी और बी ऑप्शन इनको हम रिमूव कर देंगे। अगर हम क्वेश्चन को एलिमिनेशन ऑप्शन से देखेंगे तो ये बहुत इजीली हमारे पास आंसर आ जाएगा। बी का देखते हैं तो 2, तो बी में 2 यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो आगे चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट मिसमैच, हमें मिसमैच्ड को सेलेक्ट करना है। ठीक है, ऑप्शन ए है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल्स किस में होते हैं? ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल में, प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स में, और मिथेनोजन्स प्रोकैरियोट्स होते हैं। तो मिथेनोजन्स प्रोकैरियोट्स होते हैं, ये भी सही है। प्रोटिस्ट यूकैरियोट्स होते हैं, ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स होते हैं, तो ये भी सही है। लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स एनिमल सेल्स के अंदर नहीं होता, ये होता है प्लांट सेल्स में, क्योंकि हमने बात करी थी कि एनिमल सेल्स के अंदर वैक्यूल्स नहीं होते, और बाई चांस वैक्यूल्स होंगे भी तो भी बहुत छोटी साइज के वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, तो इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट होगा। गैस वैक्यूल्स ग्रीन बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फिर से मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन आ गया। आजकल नीट के अंदर मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन बहुत पूछे जा रहे हैं, तो ये देखते हैं। थाइलेकोइड, तो थाइलेकोइड है ये फ्लैट मेम्ब्रेनस सैक होता है स्ट्रोमा के अंदर। क्रिस्टी, ये हमने देखा था इनफोल्डिंग होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। सिस्टर्नी क्या होती है? डिस्क शेप्ड सैक्स होती हैं ये गोल्जी एपरेटस में। और क्रोमेटिन क्या होता है? कंडेंस्ड स्ट्रक्चर होता है डीएनए में। ये हमने मैच किया। अब देख लेते हैं ऑप्शंस। ए के अंदर 3, तो ए में 3 यानी फर्स्ट ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया। बी का 4, बी का 4 कहाँ कहाँ है?
बी का 4, सी में नहीं है, सी को एलिमिनेट करो। बी और डी में से हमारा आंसर हो सकता है। अब हम चलते हैं सी में फर्स्ट। सी में फर्स्ट यानी सेकंड हमारा ऑप्शन है सही और डी गलत। इसके बाद में हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सट्रैक्टिंग एनर्जी फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट टू फॉर्म एटीपी। ठीक है, एटीपी का फॉर्मेशन कहाँ होता है? लाइसोसोम, राइबोसोम, क्लोरोप्लास्ट और माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये हमने देखा था एटीपी का फॉर्मेशन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसीलिए तो हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मैनी राइबोसोम्स में एसोसिएट विद अ सिंगल mRNA टू फॉर्म मल्टीपल कॉपीज ऑफ पॉलीपेप्टाइड साइमल्टेनियसली। सच स्ट्रिंग्स ऑफ राइबोसोम्स आर टर्म्ड एज। तो इनको प्लास्टिडोम्स बोलते हैं, पॉलीहेड्रल बॉडीज बोलते हैं, पॉलीजोम्स बोलते हैं या न्यूक्लियोसोम्स बोलते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट। इनको पॉलीजोम्स यानी या फिर इसी को ही हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। और ये कंडीशन हमें प्रोकैरियोट्स में देखने को मिलती है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स में इसमें क्या होता है, एक ये mRNA होता है, इसमें खूब सारे राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं। इस तरह से इसमें बहुत सारे राइबोसोम्स अटैच्ड रहते हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं पॉलीराइबोसोम्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा था और इसी को पॉलीजोम्स भी बोलते हैं। ऑप्शन में पॉलीजोम था, नीट 2018 का ये क्वेश्चन। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस के बारे में बतानी है स्टेटमेंट्स, और ट्रू स्टेटमेंट हमें चूज करनी है। फर्स्ट ऑप्शन है इट टेक्स पार्ट इन स्पिंडल फॉर्मेशन, इट इज मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर, large nucleoli present in dividing cells, it is a site for active ribosomal RNA synthesis। तो इसके अंदर ये स्पिंडल फाइबर में फॉर्मेशन में कोई रोल प्ले नहीं करता, ये मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर होती है। लार्ज न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट इन डिवाइडिंग सेल्स, जो सेल्स कंटिन्यूसली डिवाइड करती है उनमें स्मॉल न्यूक्लियोलाई प्रेजेंट होती है। ठीक है, ये उल्टा लिखा है, ये ऑप्शन सही है कि इट इज अ साइट फॉर एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस। न्यूक्लियोलस के अंदर ही आरएनए का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ कि द गोल्जी कॉम्प्लेक्स पार्टिसिपेट्स इन। गोल्जी कॉम्प्लेक्स किस में पार्टिसिपेट करता है? ऑप्शन ए है रेस्पिरेशन इन बैक्टीरिया, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स, फैटी एसिड ब्रेकडाउन और एक्टिवेशन ऑफ एमिनो एसिड। तो इनमें से हम देखें तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, सिक्रीटरी वेसिकल्स का फॉर्मेशन करता है। जब हम सेल बायोलॉजी पढ़ रहे थे, ये सेल के बारे में, ये सेल हमने बनाई थी, ये सेल में न्यूक्लियस था। अब न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से इस तरह से ईआर है वो कंटिन्यूसली प्रेजेंट थी। इस ईआर पे राइबोसोम्स प्रेजेंट थे। इन राइबोसोम्स के बारे में हमने देखा था कि ये प्रोटीन्स का फॉर्मेशन करवाते हैं। ठीक है, ये प्रोटीन्स है, ये बनने के बाद यहाँ पे गोल्जी एपरेटस प्रेजेंट होता है इस तरह। ठीक है, तो ये यहाँ से प्रोटीन बनता है और बनने के बाद गोल्जी के पास आता है, ये गोल्जी बॉडी होती है और ये ईआर होता है। ईआर से प्रोटीन बनने के बाद गोल्जी के पास आता है, गोल्जी बॉडी यहाँ पे इसकी पैकेजिंग करवाती है और पैकेजिंग करवा के फर्दर वेसिकल को ट्रांसपोर्ट करवा देती है। जहाँ पे भी इस वेसिकल को जाना होता है, इसका टारगेट जहाँ पे भी है वहाँ पे इसको ट्रांसपोर्ट करवा देगी, सिक्रीटरी वेसिकल का फॉर्मेशन करवाएगी। तो गोल्जी कॉम्प्लेक्स का क्या काम होता है, फॉर्मेशन ऑफ सिक्रीटरी वेसिकल्स। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग माइटोकॉन्ड्रिया इज इनकरेक्ट। अब माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें चूज करनी है, कौन सी गलत स्टेटमेंट है वो बतानी। तो इसके अंदर
Enzymes of electron transports are embedded in the outer membrane. Second option है inner membrane is convoluted with infoldings. Mitochondrial matrix contains single circular DNA molecule and ribosomes. The outer membrane is permeable to monomers of carbohydrates, fats and protein. तो आउटर मेम्ब्रेन है वो परमेबल होती है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स और प्रोटीन्स के लिए, तो ये ऑप्शन करेक्ट है. माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कंटेन्स सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल एंड राइबोसोम्स. तो इसके पास में डीएनए मॉलिक्यूल्स भी होते हैं, राइबोसोम्स भी होते हैं. हमने बात करी थी माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपनी प्रोटीन सिंथेसाइजिंग मशीनरी और डीएनए मॉलिक्यूल्स दोनों प्रेजेंट होते हैं, तो ये ऑप्शन भी सही है. वहीं इनर मेम्ब्रेन इज कन्वोल्यूटेड विद इनफोल्डिंग्स, ये भी हमने बात की थी कि वो इनफोल्डिंग से क्रिस्टी का फॉर्मेशन करवाते हैं. एंजाइम्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट आर एम्बेडेड इन आउटर मेम्ब्रेन, ये ऑप्शन गलत है हमारा, तो ये फर्स्ट ऑप्शन ये हमारा सही हो जाएगा कि एंजाइम्स इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट के जो एंजाइम्स हैं वो आउटर मेम्ब्रेन में नहीं होते हैं. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, कौन से ऑर्गेनेल्स के पेयर में डीएनए नहीं होता? क्लोरोप्लास्ट एंड वैक्यूल्स, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, न्यूक्लियर एनवेलप एंड माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम. विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल डज नॉट कंटेन डीएनए, के अंदर डज नॉट नहीं आएगा, में डीएनए होता है. तो न्यूक्लियर एनवलप और माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस और माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए होता है. ठीक है, ये गलत हो गया था. फिर इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. विच इज द इम्पॉर्टेंट साइट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स इन यूकैरियोटिक सेल्स. ये क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहाँ पे फॉर्म होते हैं. ये हमने अभी देखा था, गोल्जी बॉडीज के अंदर इनका फॉर्मेशन होता है. विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हेल्प्स इन मेंटेनिंग द स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, राइबोसोम के स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए कौन सा एलिमेंट होता है? मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम. तो इसमें मैग्नीशियम होता है. राइबोसोम है ये एक मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर है, 2 सब यूनिट से मिलकर बनी है. ये इसके स्मॉल सब यूनिट है, स्मॉल सब यूनिट होती है, ये लार्ज सब यूनिट होती है. इन दोनों सब यूनिट को कनेक्ट रखने के लिए मैग्नीशियम आयंस प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, मैग्नीशियम आयंस की ज़रूरत होती है और ये मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होती है, मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर्स होती हैं. के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द बायोसिंथेसिस ऑफ राइबोसोमल आरएनए अकर्स इन. तो राइबोसोमल आरएनए यानी आरआरएनए के बारे में ये पूछ रहे हैं कि आरआरएनए का बायोसिंथेसिस कहाँ पे होता है, कौन से ऑर्गेनेल के अंदर होता है? राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, माइक्रोबॉडीज और न्यूक्लियोलस. तो न्यूक्लियोलस के अंदर आरआरएनए का फॉर्मेशन होता है. तो आप ये देख रहे हैं कि पीवाईक्यूज का कितना इंपॉर्टेंस है. ये क्वेश्चंस कितनी बार रिपीट हो गया, पिछली बार ये एक स्टेटमेंट के अंदर आया था, फिर यही क्वेश्चन एक मैच द फॉलोइंग के अंदर भी आ गया, अब ये क्वेश्चन अलग से भी आ गया. तो कितनी बार की पूछ लिया इन्होंने कि न्यूक्लियोलस है वो आरआरएनए का फॉर्मेशन करवाता है. वही कहीं भी पूछ लेता है कि न्यूक्लियोलस है वो मेम्ब्रेनलेस है या फिर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल है. तो ये इसी के बारे में कितनी बार पूछ लिया, तो इसीलिए पीवाईक्यूज हैं उनको सॉल्व करना इतना इम्पोर्टेंट होता है. ठीक है, फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि इंक्लूजन बॉडी ऑफ ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज आर. ब्लू, ग्रीन, पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरियाज की इंक्लूजन बॉडीज को क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं या गैस वैक्यूल्स, सेंट्रियोल्स, माइक्रोट्यूब्यूल्स. इनको हम कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स बोलते हैं. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. तो व्हेन द सेंट्रोसोम्स इज सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ
2 equal arms of chromosome, the chromosome is referred as, अगर सेंट्रोजोम मिडल में प्रेजेंट है दोनों आर्म के, तो उस क्रोमोसोम को हम क्या बोलेंगे? मेटासेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक और एक्रोसेंट्रिक। इसको हम बोलेंगे मेट्रासेंट्रिक। ये हमने देखा था क्लास के अंदर कि ये सेंट्रोमियर बनाया था, एक आर्म बनाई थी, ये एक आर्म बनाई थी। यहाँ पे सेंट्रोमियर मिडल में प्रेजेंट है, मतलब ये कौन सा क्रोमोसोम है? मेटासेंट्रिक। अगर यहाँ पे ये सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो, ये एक आर्म है, ये एक आर्म है, इसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक। सेंटर से थोड़ा सा ऊपर या नीचे, स्लाइटली थोड़ा सा ऊपर या फिर थोड़ा सा नीचे अगर प्रेजेंट होगा तो एक आर्म थोड़ी सी छोटी बनेगी, एक आर्म थोड़ी सी बड़ी बनेगी एज कंपेयर टू मेटासेंट्रिक, तो उसको हम बोलेंगे सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स। फिर एक और आता है कि एकदम एंड के पास में सेंट्रोमियर प्रेजेंट हो रहा है और इसकी वजह से एक तो एकदम से छोटी आर्म बन रही है और एक एकदम से लंबी आर्म, एक्सट्रीम पे आर्म बन रही है, तो इसको हम बोलते हैं एक्रोसेंट्रिक। ठीक है। वहीं अगर सेंट्रोमियर टिप पे प्रेजेंट हो तो एक ही आर्म बनेगी और उस क्रोमोसोम को हम बोलेंगे टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। ठीक है। तो ये 4 तरीके के क्रोमोसोम्स होते हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक और टीलोसेंट्रिक। हमारे क्वेश्चन में इसके बारे में पूछा था कि अगर मिडल में प्रेजेंट हो तो उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, तो हमने बताया उसको मेटासेंट्रिक बोलेंगे। अगर इसी की जगह वो पूछ ले कि एक में एकदम टिप पे प्रेजेंट है, उस क्रोमोसोम को क्या बोलेंगे, तो हमारा ऑप्शन सेकंड हो जाएगा कि इसको हम टीलोसेंट्रिक बोलेंगे। ठीक है। तो एक क्वेश्चन से आपको इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिल रही है, तो इसको आप नोट करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द ऑर्गेनेल्स दैट आर इंक्लूडेड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर कौन कौन से ऑर्गेनेल्स को इंक्लूड किया जाता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, लाइसोसोम्स। वहीं सेकेंड ऑप्शन है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। थर्ड ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स एंड लाइसोसोम्स। फोर्थ ऑप्शन है गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया एंड लाइसोसोम। तो हम देखें यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं होता, तो जहाँ जहाँ माइटोकॉन्ड्रिया है वो तो वैसे ही हट जाएगा, ये भी गलत। और इसमें ये भी गलत, तो ऑप्शन बी करेक्ट है कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के 4 पार्ट्स होते हैं, ईआर, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम और वैक्यूल्स। ठीक है। और ये क्वेश्चन रिसेंट में आया हुआ है नीट 2021 में। के बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रोकैरियोट। इनसे कौन सा प्रोकैरियोट नहीं है? ऑप्शन ए नोस्टॉक, बी माइकोबैक्टीरियम, सी सैकेरोमाइसीज और डी ऑसिलेटोरिया। ठीक है। तो नोस्टॉक, माइकोबैक्टीरियम, ऑसिलेटोरिया, इसमें से सैकेरोमाइसीज सेरेवेसी ये होती है यीस्ट, तो ये फंजाई होती है, मतलब ये प्रोकैरियोट्स नहीं होती, ये यूकैरियोटिक होती है। तो ये बैक्टीरियाज हैं, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरियाज यानी साइनोबैक्टीरिया हैं। ठीक है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स टू द बैक्टीरियल सेल। बैक्टीरिया को स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करवाने में कौन से कंपोनेंट की हेल्प होती है, कौन सा कंपोनेंट इंपॉर्टेंट होता है, वो हमें बताना है। ऑप्शन ए सेल वॉल, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और ग्लाइकोकैलिक्स। तो ग्लाइकोकैलिक्स ही स्टिकी कैरेक्टर प्रोवाइड करवाता है बैक्टीरिया को। ये हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में हमने देखा था कि ग्लाइकोकैलिक्स क्या होता है। ये मेम्ब्रेन का एनवलप बनवाता है और ये सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है। ये कोई बैक्टीरियल सेल है, जिसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, के ऊपर प्रेजेंट होती है बैक्टीरियल सेल की सेल वॉल, और इस सेल वॉल के ऊपर प्रेजेंट होता है ग्लाइकोकैलिक्स।
अब ये ग्लाइकोकैलिक्स है, ये दो तरह से प्रेजेंट हो सकता है, ये लूजली प्रेजेंट भी हो सकता है और ये टाइटली प्रेजेंट भी हो सकता है। अगर ये लूजली प्रेजेंट है तो इसी को हम स्लाइम लेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। वहीं अगर ये टाइटली प्रेजेंट है तो कैप्सूल के नाम से इसको जाना जाता है, जो कि बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन के ऊपर ही प्रेजेंट होता है। बैक्टीरिया को अटैचमेंट करवाने के लिए ये हेल्प करता है और स्टिकी कैरेक्टर्स प्रोवाइड करवाता है। ये सारी चीज़ें हमने ग्लाइकोकैलिक्स के बारे में देखी। फिर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट प्रोवाइड स्टिकी कैरेक्टर्स ऑफ बैक्टीरिया। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, तो इसमें ग्लाइकोकैलिक्स जस्ट हमने अभी अभी देखा था। फिर है स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू काइनेटोकोर ऑफ क्रोमोसोम ड्यूरिंग। काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स कब कनेक्ट होते हैं, कौन सी फेज होती है सेल साइकिल की जब काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं, तो वो होती है मेटाफेज। क्योंकि मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स हैं, उनको मेटाफेजिक प्लेट पे लेके आया जाता है, अरेंज किया जाता है एक इक्वेटोरियल प्लेट पे, मेटाफेजिक प्लेट पे। तो क्रोमोसोम्स हैं मेटाफेज से पहले रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड रहते हैं पूरे न्यूक्लियस के अंदर, तो उनको अरेंज करने के लिए स्पिंडल फाइबर्स उनसे कनेक्ट होते हैं उनके काइनेटोकोर से, और उनको मेटाफेजिक प्लेट पे अरेंज करवाते हैं। और काइनेटोकोर क्या होता है, तो काइनेटोकोर एक डिस्क शेप स्ट्रक्चर होती है जो कि सेंट्रोमियर के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, और इन्हीं से स्पिंडल फाइबर्स आके कनेक्ट होते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स कनेक्ट होते हैं यहाँ से, ये काइनेटोकोर होता है, काइनेटोकोर, ठीक है। इस काइनेटोकोर से स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज के अंदर आके कनेक्ट होते हैं। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मैच द फॉलोइंग, जिसमें एम फेज, G2 फेज, क्विसेंट फेज स्टेज और G1 फेज के बारे में पूछा है। तो इसके अंदर हम मैच करेंगे, तो G1 फेज है वो होती है, इंटरवल होता है माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए रेप्लिकेशन और प्रीवियस माइटोसिस के बीच की जो स्टेप होती है, फेज आती है, उसे हम G1 फेज के नाम से जानते हैं। G2 फेज के अंदर इनएक्टिव फेज आती है, सॉरी क्विसेंट स्टेज के अंदर इनएक्टिव फेजेस आती हैं। इसमें सेल्स डिवाइड नहीं होती, इनएक्टिव होती हैं डिवीजन के लिए। फिर इसमें G2 फेज के बारे में ये पूछा है, तो इसमें प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। जो प्रोटीन्स हमें माइटोसिस फेज में चाहिए, उन प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है G2 फेज में, ठीक है। अब M फेज है, ये इक्वेशनल डिवीजन होता है। माइटोसिस के अंदर इक्वेशनल डिवीजन होता है, ट्रू डिवीजन यहीं पे होता है M फेज के अंदर। तो हम के अंदर देखते हैं ए में 4 दो ऑप्शन के अंदर है, तो इसमें दो ऑप्शन को हम रिमूव कर सकते हैं। और फिर इसमें G2 फेज का मतलब बी में 1, बी में 1, एक मिनट मैं इसको साइलेंट कर देती हूँ। नहीं आ रही क्या, मुझे लगा वो बार बार में डिस्टर्ब करेगा। शुरू कर दूँ क्वेश्चन को, मैं
इसके अंदर एम फेज इक्वेशनल डिवीजन होता है। G2 फेज के बारे में पूछा है। G2 फेज में प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड, प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। क्विसेंट स्टेज के अंदर इनएक्टिव फेज होती है, मतलब सेल डिवीजन के अंदर नहीं जाती है। G1 फेज की हम बात करें तो ये इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन के बीच और माइटोसिस के बीच और डीएनए रेप्लिकेशन के बीच की स्टेज होती है। तो इसमें हम इस तरह से बनाते हैं, ये माइटोसिस हो गई, ये G1 फेज हो गई, ये G2 फेज, ये S फेज हो गई, ये G2 हो गई। ठीक है, तो माइटोसिस और डीएनए रेप्लिकेशन यानी एस फेज के बीच की जो स्टेप होती है, फेज होती है, उसको हम G1 फेज बोलते हैं, यही इसमें बताया है। तो हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ए में फोर्थ, तो ऑप्शन बी और सी गलत हो गए। वहीं हम बी का देखते हैं, तो बी के अंदर G2 फेज, तो G2 फेज के अंदर प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज, तो G2 फेज में प्रोटीन्स का सिंथेसिस होता है। बी में 1, तो डी भी गलत हो गया, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हुआ। सी के अंदर सेकंड और डी में थर्ड, ये हमारे ऑप्शंस हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द प्रोसेस ऑफ अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स अकर्स एट द स्टेज एट विच सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 इन मियोसिस। मियोसिस 1 की प्रोफेज 1 की कौन से सब फेज के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है? डिप्लोटीन, डाइकाइनेसिस, जाइगोटीन, पैकाइटिन। तो काइटिन के अंदर रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का फॉर्मेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर होती है। तो ऑप्शन डी हमारा सही आंसर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑफ मियोसिस इन्वॉल्व्स डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का डिवीजन कब होता है? ठीक है, तो सेंट्रोमियर का डिवीजन एनाफेज 2, टीलोफेज, मेटाफेज 1 या फिर मेटाफेज 2 के अंदर होता है। तो एनाफेज 2 के अंदर होता है। अगर हमें ये पूछ लिया जाता कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का डिवीजन कब होता है, सेपरेशन कब होता है होमोलोगस क्रोमोसोम्स, तो सभी लोग इसको कमेंट्स में आंसर देंगे कि होमोलोगस क्रोमोसोम्स का सेपरेशन कौन सी स्टेज में होता है। ठीक है, फिर इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग नेवर अकर्स ड्यूरिंग माइटोटिक सेल डिवीजन। माइटोटिक सेल डिवीजन के अंदर कभी नहीं होगी, वो स्टेटमेंट चूज करनी है। द मूवमेंट ऑफ सेंट्रियोल्स टुवर्ड्स ऑपोजिट पोल। सेकेंड है पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स, कॉइलिंग एंड कंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिड्स, स्पिंडल फाइबर्स अटैच्ड टू क्रोमोसोम्स ऑफ काइनेटोकोर। इनमें से कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जो कि माइटोसिस के अंदर हमें देखने को नहीं मिलेगा? तो ऑप्शन बी इज करेक्ट कि पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स माइटोसिस में कभी नहीं होगा, ये मियोसिस का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। मियोसिस के अंदर होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर पेयरिंग होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है, क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलती है, ये सभी मियोसिस की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। फिर इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द फ्रूट फ्लाई हैज़ 8 क्रोमोसोम्स और वो सभी 2n की कंडीशन में प्रेजेंट है इन ईच सेल्स। हर सेल के अंदर 8 क्रोमोसोम्स हैं। ड्यूरिंग द इंटरफेज ऑफ माइटोसिस इफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स एट G1 फेज इट इज 8। G1 फेज में अगर 8 क्रोमोसोम्स हैं, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स आफ्टर S फेज। तो इसने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पूछा है, तो हम बिना सोचे ऑप्शन सी लगा देंगे 8, क्योंकि क्रोमोसोम्स का नंबर चेंज नहीं होता है, क्योंकि इसके अंदर हमने देखा था न्यूक्लियस जो है डीएनए का अमाउंट इंक्रीज होता है, 2C है अगर तो 4C में कन्वर्ट हो जाएगा S फेज के टाइम पे। लेकिन अगर कोई क्रोमोसोम 2n होगा वो 2n ही रहेगा। ठीक है,
क्रोमोसोम्स हैं उनका नंबर चेंज नहीं होगा, तो 8 थे तो 8 ही रहेंगे। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, द सेंट्रियोल्स अंडरगो डुप्लीकेशन ड्यूरिंग, सेंट्रियोल्स का डुप्लीकेशन, सेंट्रियोल्स का डिवीजन कौन से फेज में होता है? तो G2 फेज, S फेज, प्रोफेज और मेटाफेज। तो S फेज में ही होता है। जिस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन होता है उसी फेज में सेंट्रियोल का रेप्लिकेशन भी होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट विच विद रिगार्ड्स टू G1 फेज गैप 1 फेज ऑफ इंटरफेज। G1 फेज के बारे में हमें करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। तो स्टेटमेंट 1 है, डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन होता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑल सेल कंपोनेंट्स टेक प्लेस। सेल इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, ग्रोज बट डज नॉट रेप्लिकेट इट्स डीएनए। न्यूक्लियर डीएनए टेक्स प्लेस। तो इनमें से हमें करेक्ट ऑप्शन बताना है रिगार्डिंग G1 फेज। G1 फेज के बारे में, तो G1 फेज की जो सेल्स होती हैं वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती हैं, वो ग्रो भी करती हैं, लेकिन उनके अंदर जो डीएनए है वो रेप्लिकेट नहीं करता है। जैसे ही वो G1 फेज से आगे S फेज में जाएंगी तब जाके उनका डीएनए रेप्लिकेट करेगा। तो ऑप्शन सी एकदम सही है और ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सम डिवाइडिंग सेल्स एग्जिट द सेल साइकिल एंड एंटर्स वेजिटेटिव इनएक्टिव स्टेज। दिस इज कॉल्ड क्विसेंट स्टेज, G0 के नाम से भी इसको जानते हैं। दिस प्रोसेस अकर्स एट द एंड ऑफ, तो ये प्रोसेस कब होती है? जब M फेज है वो ख़त्म हो जाता है, उसके बाद में जो सेल्स हैं वो G0 फेज में चली जाती है। ठीक है, फिर इसके बाद है द माइटोसिस, इन अ माइटोटिक सेल साइकिल द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस। ये सारी फेजेस एक सीक्वेंस के अंदर होती हैं, उनका करेक्ट सीक्वेंस हमें बताना है। तो S फेज, G1 फेज, G2 और M फेज, G1S, G2M फेज, MG1, G2S फेज और G1, G2SM फेज। इनमें से सेकेंड ऑप्शन एकदम सही है। सबसे पहले G1 फेज आता है, फिर S फेज आता है, फिर G2 फेज आती है और लास्ट में M फेज यानी माइटोटिक फेज आती है, जो इस तरह से चलती है। G1 फेज है, ये S फेज है, ये G2 फेज है और ये M फेज होती है। ठीक है, तो पहले G1 आएगी, फिर S आएगी, S से G2 आएगी, G2 से M आएगी। इस तरह से ये साइकिल चलती है। ये सारे हमारे आज के क्वेश्चंस थे। आई होप आप सभी के ये क्वेश्चंस करेक्ट हुए होंगे। अगर नहीं हुए तो आप बार बार इसका सेल बायोलॉजी का रिवीजन करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ओके, थैंक यू।